policies interference by the court. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की एक सिफारिश ने पूरे कानूनी जगत में हलचल मचा दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना जो आने वाले समय में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली है, उन्होंने कॉलेजियम की एक अहम सिफारिश पर असहमति जताई है। सवाल ये है कि इस आपत्ति के पीछे क्या वजह है? क्या यहाँ मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी सवाल उठने लगे हैं? जस्टिस बीवी नागरत्ना कौन है? जस्टिस बीवी नागरत्ना का नाम पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुर्खियों में है। वह सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जज हैं और अब वह देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनेगी। उनका न्यायिक करियर बेहद शानदार माना जाता है। उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में अपनी राय रखी है। विशेष रूप से नोटबंदी केस में उन्होंने सरकार के खिलाफ असहमति जताई थी, जिससे उनकी स्वतंत्र सोच और न्यायिक ईमानदारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किस पर और क्यों जताई आपत्ति? इस बार विवाद की जड़ है पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली का नाम। कॉलेजियम ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर पदोन्नति देने की सिफारिश की है, लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस सिफारिश पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि विपुल एम पंचोली का रिकॉर्ड पारदर्शी नहीं है और उनके खिलाफ कई शिकायतें लंबित हैं। ऐसे में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऊंचे पद पर बैठाना न्यायपालिका की साख को कमजोर कर सकता है। कॉलेजियम सिस्टम और विवाद। कॉलेजियम सिस्टम पहले ही विवादों में घिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से खींचतान चली आ रही है। एनजेएससी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, क्योंकि उसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ माना गया था। लेकिन अब वह कॉलेजियम के अंदर ही मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। तो ये बहस और तेज हो गई है कि क्या सिस्टम पारदर्शी है या नहीं। ये मामला इतना बड़ा क्यों? जस्टिस बीवी नागरत्ना सिर्फ कॉलेजियम की सदस्य नहीं हैं, बल्कि भावी मुख्य न्यायाधीश भी है। उनकी असहमति ये दिखाती है कि शीर्ष स्तर पर भी सहमति नहीं बन रही है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया में राजनीतिक दखल है या फिर यह केवल व्यक्तिगत राय का मामला है। अगर इस तरह के विवाद बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ेगा। सरकार बनाम न्यायपालिका। बढ़ता तनाव। पिछले कुछ समय में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखने को मिला है। न्यायाधीशों की नियुक्ति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार का मानना है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना चाहती है। अब जब कॉलेजियम के अंदर ही मतभेद खुलकर सामने आ रहा है तो सरकार के दावे को बल मिलता है। भविष्य पर असर। अगर इस विवाद को समय रहते सुलझाया नहीं गया तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति प्रक्रिया और ज़्यादा विवादित हो सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की असहमति यह संकेत देती है कि भविष्य में कॉलेजियम में और भी मतभेद सामने आ सकते हैं। ये सवाल है कि क्या इस विवाद के बाद पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कोई नया कदम उठाया जाएगा या फिर ये विवाद भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। जस्टिस बीवी की यह आपत्ति एक साधारण मतभेद नहीं है, ये न्यायपालिका के उच्चतम स्तर पर हो रहे बदलावों का संकेत है। क्या ये विवाद भविष्य में न्यायपालिका और अधिक पारदर्शिता बनाएगा या इससे इसकी साख पर और दाग लगेंगे? इस पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ये मामला केवल एक नियुक्ति का नहीं है, बल्कि भारत की न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर है। Interference by the court and cited the judgments. What emerges from an understanding of the decisions referred to above or the subject of judicial review of economic policy may be culled out as under: 1. That the court is not to sit in judgment over the merits of economic or financial policy. 2. That the scope of interference by a court is limited to instances where the impugned scheme or legislation in the economic arena has been enacted in violation of any constitutional or statutory provisions. 3. That the court may not undertake a foray into the merits, demerits, sufficiency or lack thereof, success in realizing the objectives, etc., of an economic policy. As such an analysis is the prerogative of the government in consultation with experts in the field. Being mindful of the limited scope of judicial review permissible in matters concerning economic policy decisions, I shall limit my examination of the matter to such extent as is necessary for the purpose of determining whether the process concluding in the issuance of the impugned notification was correct or as being contrary to subsection 2 of section 26 of the Act and allied aspects of the case. It may be stated at this juncture that the said aspect of the matter is not one of form, but of substance.
Therefore, examining this aspect of the matter would not amount to interfering with or sitting in judgment over the merits of the policy of demonetization, and is therefore well within the limits of the Lakshman Rekha that this court has carefully drawn for itself. Then I have analyzed section 26 of the Act interpretation. There I have made again a table with a view to lend perspective to the issue with the discussion to follow. A bird's eye view of my analysis and conclusion has been expressed in a tabular form. The parameters for distinction. Then second, when the proposal for demonetization originates by way of a recommendation by the Central Board of the Bank. And the third is when the proposal for demonetization originates from the central government, as in the instant case. In that, I would say role of the central government, and the second parameter is role of the bank. The third parameter is extent of demonetization that may be proposed and carried out. Fourth, considerations for proposed measures of demonetization illustrative. 5, process or route to be followed to carry out demonetization. And 6, applicability of subsection 2 of section 26 of the Reserve Bank of India Act. There I have stated that when the demonetization originates by way of a recommendation by the Central Board of the Bank, it is section 26(2) which applies. But when the proposal for demonetization originates from the central government, as in the instant case, it is not under section 26(2) of the Act. It is to be by way of a legislation. And if legislation is not the way, in the sense there is need for secrecy, then it is ordinance. Since I have accepted the contention of the learned Attorney General appearing for Union of India in relation to the power of the central government for initiating the process of demonetization, the next question would be whether the central government can, on initiating the process of demonetization, proceed to issue a gazette notification to demonetize any or all series of any or all denomination of banknotes on the strength of subsection 2 of section 26 of the Act. Consideration of this issue would also answer the contention of learned senior counsel for the petitioners regarding subsection 2 of section 26 of the Act being unguided and arbitrary in nature and hence unconstitutional. To this end, the following aspects have to be examined. A, whether demonetization can be initiated and carried out by the central government by issuing a notification in the Gazette of India as per subsection 2 of section 26 of the Act. B, extent of the central government's power to carry out demonetization, that is, whether all series of all denominations may be demonetized. As held herein before, the proposal for demonetization can emanate either from the central government or from the Central Board of the Bank. It is, however, necessary to contrast the proposal for demonetization initiated by the central government with that initiated by the Central Board of the Bank. When the bank recommends demonetization, it is, in my view, only for a particular series of banknotes of a particular denomination, as specified in the recommendation made under subsection 2 of section 26 of the Act. The word any in subsection 2 cannot be read to mean all. If read as specified or particular as against all, in my view, it would not suffer from arbitrariness or suffer from unguided discretion being given to the central bank of the board. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।